हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं सर्कल लेसन की क्वेश्चन बैंक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 का जो 12th वन है उससे। तो अभी बहुत लोग के मन में ये आया होगा कि ये तो हमने किया है तो हम फिर से क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो मैंने लास्ट वीडियो में, दैट इज जो हमारा पार्ट 3 था सर्कल लेसन का, क्वेश्चन बैंक का, तो वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था, बट वो थोड़ा सा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप उस सोल्यूशन को मत करना। ओके, आई विल ट्राई कि मैं उसको डिलीट करूं, वो क्वेश्चन को डिलीट करूं, बट वो परफेक्ट नहीं है। आज हम लोग जो करेंगे वो एकदम ही परफेक्ट है और ये आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे और बहुत ही इजी है, उससे ये ज्यादा इजी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद 12th वन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिफर दिस, प्लीज इसको रिफर करो, उसको रिफर मत करना। ओके, बहुत ही इजी है। चलो देखते हैं क्या है। इन द फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का, और हमको क्या दिया है, 2 chords ऑफ द सर्कल EF एंड GH आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोला है कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, एंड वी हैव टू शो दैट एंगल EOG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FOH। बरोबर। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो दोनों आर्क है ना हमारे, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों आर्क जो देख रहे हो पैरेलल लाइन के बीच में, देखो जो आर्क है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे FG। ठीक है, FG बनाते हैं। तो डॉटेड लाइन से बना देती हूँ मैं भी, आप भी बना दो। तो यहाँ पे देखो हमने सेगमेंट बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो सॉरी। तो चलो सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ सेगमेंट GH। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। ओके, ये जो GF है ये सेगमेंट क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। एंड वी नो दैट कि जब भी दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड एक अगर ट्रांसवर्सल है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट इज ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज दिस आर व्हाट, अल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे Z जब बनता है ना, Z, तो यहाँ पे देखो एक एंगल बनता है, तो दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो कॉर्ड क्या, EF इज पैरेलल टू कॉर्ड GH। तो ये जो पैरेलल दिया है ना हमको, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो कुछ रीजन के वजह से हमको ये दिया है, तो उसका यूज तो होना ही है और इसका यूज हो रहा है। तो ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है एंड सेगमेंट GF इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल बोलो, यस, EFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, यस, HGF। ओके, रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, चलो इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो डन। अभी देखो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये हमारे क्या है, इंस्क्राइब एंगल है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या यूज होने वाला है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज होने वाला है। एंड आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग के मन में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा होगा। बरोबर। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जाएगा बट नो इश्यू, काम की ही चीज है, बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे देखो इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, अगर सपोज करो कि एक सर्कल है और जो एंगल होता है ना हमारा, एंगल, ये देखो ये एंगल है ना, दिस इज एंगल, ये एंगल है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। और ये क्या है एंगल के, ये है एंगल के साइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल के साइड्स है, या वी कैन से आर्म्स ऑफ द एंगल।
ठीक है, इतना समझा? ओके। तो अगर किसी भी एंगल का वर्टेक्स जो है ना वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है, सर्कल के ऊपर होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है। और उस एंगल के ये जो दोनों आर्म्स है ना, दोनों आर्म्स वो क्या कर रहे हैं, सर्कल का कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, सर्कल का कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। देख लो, है ना, वर्टेक्स कहाँ पे है, ये एंगल का और ये एंगल का, ये देखो ये एंगल का और ये एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। और ये जो एंगल होता है उसके जो आर्म्स होते हैं, या हम साइड भी बोल सकते हैं, जिसके जो साइड होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सर्कल का कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखो ये सर्कल का कॉर्ड है, ये भी सर्कल का कॉर्ड है। तो मतलब उस एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे भी देखो ये जो हमारा एंगल है वो हमारा इंस्क्राइब एंगल है, क्योंकि ये एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। और इस एंगल के ये जो दोनों हमारे आर्म्स है वो क्या है, सर्कल के कॉर्ड है। सिमिलरली नीचे वाला एंगल भी क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। तो जो इंस्क्राइब एंगल है वो समझ में आ गया होगा ना। व्हाट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि इंस्क्राइब एंगल जो होता है उसका जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अब व्हाट इज इंटरसेप्टेड आर्क? इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या? तो यहाँ पे देखो एक एंगल है, उसके अंदर जो आर्क होता है ना, उसके अंदर जो आर्क होता है ना उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। एक एंगल के अंदर जो आर्क होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, समझा? तो यानी कि इसका जो मेजर होगा वो इस आर्क के हाफ के इक्वल होगा। तो बस वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल का मेजर होगा वो किसके हाफ होगा, इसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होगा। दैट इज ये है इसका इंटरसेप्टेड आर्क। इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ये वाला। ठीक है, मैं मार्क कर लूं, ठीक है कर लेती हूँ, ये वाला है ना। एंगल के अंदर जो आर्क होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, तो अब देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम थोड़ा सा लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एंगल EFG ये है अपना इंस्क्राइब एंगल, एंड बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम वी कैन से एंगल EFG इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क EG। ठीक है, समझ में आया? रीजन लिखना है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगेन सिमिलरली ये होगा हमारा, ये जो है एंगल HGF इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क। तो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है बताओ, है ना? ये जो एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये होगा ना, तो ये वाला। ठीक है, तो यानी कि हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क FH। क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे दोनों में, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा होने ही आया है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये ज्यादा इजी है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम गया बट इट इज वेरी इजी। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको क्या देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, बरोबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है। अगर, है ना, देख लो इक्वेशन नंबर 1 में देख लो, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज इक्वल है। तो अगर किसी भी इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो उसका दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, ये जो है इक्वल हो जाएगा, बरोबर। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है, ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज हम बोलेंगे हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क कौन सा, FH। तो ये हाफ कैंसल, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क EG इज इक्वल टू मेजर ऑफ द
आर्क एफ एच, और ये हमको मिल गया। देखो ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रेंट मिल गया। कैसे मिल गया? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या बोला हमने, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स है। उसके बाद हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लगाया, ये एंगल के लिए और ये एंगल के लिए। ओके, तो फिर उधर से हमको क्या मिला कि ये आर्क और ये आर्क क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ओके, अब हमारा यूज होगा सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट। ओके, सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट अब 2 मिनट में आ जाएगा। अब देखो मैं दूसरा फिर से एक फिगर बनाती हूँ, सेम फिगर बनाऊंगी, थोड़ा सा फिगर बनाने दो मुझे। ओके, अब देखो, अब हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट एंगल ईओजी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफओएच। तो ये एंगल को थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एंगल ईओजी बनाएंगे और एंगल एफओएच बनाएंगे, है ना। ये देखो, ये है हमारा एंगल ईओजी एंड एफओएच। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो अभी हमको क्या मिला कि ये आर्क और ये आर्क क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ये आर्क और ये आर्क क्या है? कॉन्ग्रेंट है। एंड व्हाट इज द और ये दोनों एंगल जो है वो अगर तुम लोग देखोगे तो वो हमारे सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल तो पता है ना, सेंट्रल एंगल मतलब क्या? अगर सपोज एक सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर किसी भी एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? सर्कल के सेंटर पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो दैट इज सेंट्रल एंगल। ये अपना क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल। एंड सेंट्रल एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ये जो हमारा माइनर आर्क है ना, ये इसका जो मेजर होगा और ये सेंट्रल एंगल का जो मेजर होगा वो इक्वल होता है। ओके, तो वही यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो ये जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है, तो इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, बरोबर, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। और ये जो सेंट्रल एंगल है इसका मेजर किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। लेकिन आपस में ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम क्या बोलेंगे? एंगल ईओजी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ईजी। ओके, ईजी। आई थिंक आपको ये सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट पता है। तो एंगल ईओजी इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल एफओएच जो होगा, दैट इज एंगल एफओएच, दैट इज इक्वल टू व्हाट? मेजर ऑफ द आर्क एफएच। ओके, अब यहाँ पे देखो रीजन क्या आएगा? रीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कर लो, एक बार अच्छे से देख लो क्या है ये रीजन। ये रीजन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। मतलब ये माइनर आर्क क्या बोलता है कि मैं सेंट्रल एंगल के इक्वल रहूंगा, और सेंट्रल एंगल क्या बोलता है? मैं तो माइनर आर्क के मेजर के इक्वल रहूंगा। तो यानी कि ये एंगल और ये आर्क जो है हमारा वो क्या हो गए? उनका मेजर इक्वल होगा, और ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है और उसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क है, ये दोनों क्या हो गए? इनका दोनों का जो मेजर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन हमको क्या मिला है यहाँ से कि ये दोनों तो आर्क हमारे क्या है? इनका जो मेजर है वो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए? ये दोनों जो हमारे सेंट्रल एंगल है वो भी क्या हो गए? इक्वल हो गए, या वी कैन से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसको दे देंगे हम लोग, इसको पूरे को दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को देखो अच्छे से। इक्वेशन 3 बोलता है कि ये दोनों आर्क जो है उनका मेजर इक्वल है, मतलब ये दोनों आर्क जो है वो इक्वल है, बरोबर। ये दोनों आर्क का मेजर क्या है? मतलब इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 में देखो,
तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। पता है ना आपको, अगर किसी भी इक्वेशन का एक साइड अगर इक्वल है तो इसका ये साइड क्या है, इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और वही तो हमको प्रूव करना था या शो करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we can say angle EOG is congruent to angle FOH and we are done। बहुत ही इजी है, आई नो मुझे टाइम लगा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है कि थोड़ी छोटी छोटी डिटेलिंग भी क्या होती है कि एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो आप देख रहे हो उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसको शायद नहीं पता हो कि व्हाट इज सेंट्रल एंगल, व्हाट इज इंस्क्राइब एंगल, व्हाट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो सब कुछ बताना पड़ता है। वैसे तो मैंने अब सारे वीडियो में डिटेलिंग में पढ़ाया है एंड आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलो हम लोग अभी हॉट्स करते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो कि है हमारे हॉट्स। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा लग रहा भी है कि ये हॉट्स है। तो चलो बहुत ही अच्छे से समझते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। ओके, आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लो। क्या दिया देखो, इन द फिगर सेगमेंट PQ इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो PQ है वो क्या है, डायमीटर है ये सर्कल का, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, O है। ओके, द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C on it intersect the tangent drawn from points P and Q at point A and B respectively। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। क्या बोला है कि पॉइंट C से क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है ना, दिस इज टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ना वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बताओ, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है जो हमारे पॉइंट P से जो टेंजेंट बनी है और जो पॉइंट Q से जो टेंजेंट बनी है वहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे और B पॉइंट में। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है हमारी टेंजेंट, ये भी है हमारी टेंजेंट और ये भी है हमारी टेंजेंट। ओके, दिस इज डायमीटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और क्या दिया है, प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लीज आप ये अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्रिंटेड मिस्टेक हुआ है, एंगल AOC नहीं आएगा, एंगल AOB आएगा। तो प्लीज आप भी इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा एंगल AOB। यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है एंगल AOB वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। दैट इज ये एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। प्लीज करेक्ट कर लो, ठीक है, करेक्ट कर लो। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सोल्यूशन है, आपके दिमाग में क्लियर है आपको कि हमको क्या प्रूव करना है, या हमको क्या, हाँ हमको क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल है एंगल AOB वो 90 डिग्री का एंगल है। चलो प्रूव स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सेगमेंट है दैट इज AP और AC ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ये और ये सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ, इससे भी पहले सॉरी मैं पहले बता देती हूँ, कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा हमको, ड्रॉ करना पड़ेगा सेगमेंट OC। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट OC ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट OC। ओके, एक ही कंस्ट्रक्शन है। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा पहले मैं बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। तो ये टेंजेंट सेगमेंट और ये टेंजेंट सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। देखो अब मैं बताती हूँ क्यों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मैं बताती हूँ। ये देखो ये है एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट सेगमेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यानी कि वी कैन से AP, ओके, AP is congruent to what, AC by what, by tangent segment theorem। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ हुई है, वहां से दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ हुई है। तो यानी कि ये वाली टेंजेंट सेगमेंट और ये वाली टेंजेंट सेगमेंट क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगेन। तो यानी कि BC is congruent to
बी क्यू। ठीक है, इतना ये आपको समझा? ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका काम है, ये काम आएगा आगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट दिखाने वाले। ठीक है, इतना समझा? इतना समझा ना? सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्ग्रेंट क्यों है। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट, कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, साथ साथ में दिखाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही इजी है। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, बोलो? इन ट्राइंगल, हाँ, इन ट्राइंगल AOP एंड कौन सा ट्राइंगल, AOC। ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल लिख देते हैं AOP एंड ट्राइंगल AOC। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, हमने ये दिखाया कि ये वाला जो सेगमेंट है इस ट्राइंगल का और ये जो सेगमेंट है इस ट्राइंगल का, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दैट इज हम बोलेंगे यहाँ पे सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC। बरोबर, किसी को डाउट नहीं है, ये कॉन्ग्रेंट क्यों है, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। चलो लिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में मुझे स्पेस है ना, थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। चलो इतना तो डन। अब और क्या कॉन्ग्रेंट होगा बताओ, ये दोनों ट्राइंगल में। यस, ये देखो, ये इनकी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। दैट इज हम बोल सकते हैं सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OA। रीजन, कॉमन साइड। चलो दो साइड तो कॉन्ग्रेंट मिल गई। अब तीसरा कुछ बता दो क्या होगा। हाँ, तीसरा होगा ये, दैट इज OP is congruent to OC because radii of the same circle. OP is congruent to OC. ठीक है, चलो लिखते हैं। तो segment OP is congruent to segment OC. What reason? Radii of the same circle. तो आई होप इतना आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय साइड टेस्ट की मदद से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो चलो लिखते हैं कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC। रीजन, साइड टेस्ट। अभी ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये तो पता ही है। तो हमको क्या दिखाना है कि ये एंगल जो है और ये जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल ही क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दैट इज हम बोल देंगे एंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल AOC। तो चलो लिखते हैं लास्ट, एंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल AOC। और यहाँ पे रीजन लिखेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब बस क्या करना है, जो चीज हमने ये दोनों ट्राइंगल के लिए की है, अब वही चीज हम ये दोनों ट्राइंगल के लिए करेंगे। ओके डन। एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सेम चीज ये दोनों ट्राइंगल के लिए करेंगे और हम क्या दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। कौन सा ट्राइंगल लेना, चलो बताओ अभी। ये दोनों वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ। चलो बताओ क्या क्या कॉन्ग्रेंट है इसका। तो BOC जो है, ये वाला ट्राइंगल जो है, उसका ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज दे बोथ आर व्हाट, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BQ। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यों है। रीजन क्या है बता दो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज क्या होगी, यस ये दोनों की कॉमन साइड है, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। तो लिख देते हैं सेगमेंट OB लिखो या BO लिखो, एक ही बात है, जो लिखना है लिखो। तो OB लिख देते हैं, सेगमेंट OB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OB। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। एंड लास्ट कौन सी चीज है बता दो, हाँ ये देखो, ये वाला और ये वाला क्या होगा,
कॉन्ग्रेंट होगा सेगमेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यानी कि सेगमेंट ओसी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओसी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ क्यू, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द, चलो डन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय साइड 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 टेस्ट। ओके, तो ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ बाय साइड 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 टेस्ट। ओके, अब बता दो, अब हम अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बरोबर। तो एंगल कौन सा एंगल लेना है, BOC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, BOQ। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत ही बड़ी कमाल की चीज मिली है हमको, ये दोनों इक्वेशन। अब देखो ऑलमोस्ट हो ही गया, इतना आपने समझ लिया ना तो बस बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, बरोबर, ये स्ट्रेट लाइन है। और जैसे कि हमको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो मेजर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बरोबर, इतना पता है हमको। तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने हैं उनका अगर हम सम कर दे, यानी कि ये एंगल का अगर हम सम कर देंगे तो हमको किसके इक्वल मिलेगा, वो 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। तो यानी कि ये जो हमारे एंगल्स होगा उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर इज स्ट्रेट लाइन, तो इस एंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल, यानी कि ये चारों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो वही लिखेंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए मुझे। चलो, इतना बड़ा बोर्ड हो गया फिर भी बोलती हूँ कि स्पेस ज्यादा चाहिए। तो चलो अभी क्या लिखेंगे, एंगल AOP। देखो मैं कैसे लिखती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। ओके, कभी भी टीचर को ऑब्जर्व करने का कि वो कैसे लिख कैसे ले रहे हैं, ये नहीं देखने का क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये लोग ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं। एक छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो हमेशा। तो एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंड रीजन तो आपको पता चल गया होगा, क्या होगा रीजन हमारा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिख रही हूँ, चलो लिख ही लेती हूँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि क्यों लिखा है और क्यों इसको इक्वल टू 180 के डिग्री दिखाया है। यहाँ पे देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमको क्या चाहिए, जरा इसको ऑब्जर्व करो, हमको क्या चाहिए, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल AOB कहाँ पे है, एंगल AOB, यानी कि ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है, ये हमको 90 डिग्री दिखाना है, ये पूरा एंगल। तो मतलब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल AOB जो है ना, वो दो एंगल से बना है, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल से बना है, बरोबर। तो यानी कि एंगल ये जो है हमारा AOC और एंगल BOC ये यहाँ पे रहने चाहिए, एंगल AOC और एंगल BOC ये यहाँ पे रहने चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे। क्योंकि देखो एंगल AOB, ध्यान से सुनना, एंगल AOB जो है, एंगल AOB यानी कि ये पूरे बड़े एंगल की बात हो रही है, इसको हमको 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है। तो एंगल AOB जो है वो दो एंगल से बना है, ये दोनों एंगल से, दैट इज ये दोनों एंगल से बना है, तो ये यहाँ पे रहने चाहिए। ओके, इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिप्लेस करने वाले हैं, किससे, देखो मैं बताती हूँ। एंगल AOP जो है, एंगल AOP जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट मिला था हमको, एंगल AOC के। तो यानी कि इसके जगह पे हम एंगल AOC लिखे, यस लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, एंगल AOC को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको भी ऐसे ही रहने दो। बोला ना हाथ नहीं लगाना है, तो हाथ नहीं लगाना है,
प्लस एंगल BOQ। तो एंगल BOQ जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट है? एंगल BOC के। तो क्या इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एंगल BOC से? हाँ कर सकते हो। तो एंगल BOC से रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वल टू क्या है अपना 180 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो अब देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOC क्या होगा? 2 एंगल AOC और प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC कितना होगा? 2 एंगल BOC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। अब यहां से क्या करें? 2 बाहर कॉमन निकाल देते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिवाइड में चला जाएगा। दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। 90 डिग्री तक तो पहुंच गए हैं, बट हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? एंगल AOB चाहिए। देख रहे हो हमको, देखो 90 डिग्री मिल गया है, ये मिल गया है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एंगल AOB चाहिए। बट ये तो एंगल AOB तो है, ये जो है ये दोनों जो है इनका जो एडिशन अगर करेंगे तो एंगल AOB ही तो मिलेगा। अब कैसे? देखो एंगल AOB जो है फिगर में देखो, एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल है? मैंने बोला था ना वो दो एंगल के इक्वल है, दो एंगल के सम के इक्वल है। दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल AOC। एंगल AOC प्लस एंगल व्हाट? प्लस एंगल BOC। BOC यानी कि इसके जगह पे अगर हम ये लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। तो मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। हो गया, मिल गया। कितना इजी। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। देखो एक फटाक से एक बार देखो क्या बोला मैंने। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लो, ड्रॉ सेगमेंट OC बना दिया, ओके। फिर मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन किया कि ये और ये जो है सेगमेंट वो टेंजेंट सेगमेंट है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये टेंजेंट सेगमेंट बनी है और यहां से ये टेंजेंट सेगमेंट बनी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। वैसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो है वो हमारे टेंजेंट सेगमेंट है और ये क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, ओके। फिर क्या किया हमने? ये दोनों ट्राइंगल को लिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव किया बाय साइड 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 टेस्ट। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। फिर हमने ये दोनों ट्राइंगल को लिया और कॉन्ग्रेंट प्रूव किया बाय साइड 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 टेस्ट। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है डॉट में जो मैंने बनाए हैं वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। फिर क्या किया? देखो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो मेजर होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ओके। पूरा ये जो पूरा मेजर होगा दैट इज 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका अगर हम सम कर देते हैं तो दैट इज 180 डिग्री के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ये डायमीटर है और ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किया तो हमको मिलेगा 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। उसके बाद हमने क्या किया? मैंने जो बोला था कि ये देखो ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल AOB है वो कहाँ पे है? तो एंगल AOB जो है वो यहाँ पे है। तो ये एंगल AOB जो है वो ये दोनों एंगल से बना है। कौन से एंगल से? एंगल AOC प्लस एंगल BOC से बना है। तो इन दोनों को हमको यहाँ पर रखे रहना है, इनको रिप्लेस नहीं करना है, इनको हम रिप्लेस करेंगे। ये यहाँ पे जो मिले हैं ना उसको देखो, तो एंगल AOP जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC, तो इसके जगह पे एंगल AOC का ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। और एंगल BOQ जो है वो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC, इसलिए इसके नीचे ये लिखा। तो दिस इज 2, इसको शिफ्ट किया 90 डिग्री के इक्वल मिला और ये इनका जो एडिशन है दैट इज नथिंग बट एंगल AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी आर डन। कितना इजी है, प्रैक्टिस करो पक्का आएगा, ओके। तो यहाँ पे रीजन लिखना है, यहाँ पे रीजन अगर कुछ नहीं लिखा तो भी चलता है बिकॉज यहाँ पे ये जो एंगल AOB है दैट इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC है ही वो, ठीक है। तो वी आर डन। आई होप आपको ये समझा होगा। तो चलो नेक्स्ट वन करते हैं, बहुत इजी है, इसके आगे के सम्स इजी है, टेंशन मत लो, ये भी इजी था। चलो नेक्स्ट वन करते हैं।
तो चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो देखते हैं क्या दिया है। अ सर्कल विथ सेंटर P इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABC, यानी कि ये जो सर्कल है वो किसके अंदर इंस्क्राइब है, ये जो ट्राइंगल ABC है ना उसके अंदर इंस्क्राइब है। ठीक है, और क्या बोला है हमको, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स L, M, N रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल की साइड्स है ना, ये जो साइड AB है, ये जो साइड BC है और ये जो साइड AC है, वो सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट L, M, N रिस्पेक्टिवली। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल R दिया है, बहुत ही बड़ी कमाल की चीज है, याद रखना इसको। रेडियस क्या दिया है, R दिया है, ये सर्कल का रेडियस R है। एंड वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू, ब्रैकेट के अंदर है AB प्लस BC प्लस AC एंड इनटू R, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमको प्रूव करना है, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे या हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं सोल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो AM है ना, सेगमेंट AM बनाएंगे, सेगमेंट CL बनाएंगे और सेगमेंट BN बनाएंगे। और यहाँ पे देखो सेगमेंट हमको ऐसी बनानी है सच दैट कि A, P और M क्या होंगे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दैट इज हम सेगमेंट AM तो बनाने वाले हैं लेकिन वो पॉइंट P से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सेगमेंट हम बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं साथ में। तो यहाँ पे देखो ये हमने सेगमेंट बनाई, AM जो पॉइंट P से पास हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या करेंगे, सेगमेंट CL बनाएंगे और वो भी क्या होगी, पॉइंट P से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बनाते हैं हम लोग। तो यस ये बनाया, और क्या करेंगे, सेगमेंट BN बनाएंगे, वो भी क्या होगी, पॉइंट P से पास होगी। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको सीधा कर देती हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बन गई हमारी तीनों सेगमेंट। तो चलो बस हम वही अभी कंस्ट्रक्शन में करेंगे, लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो लिखेंगे कैसे, ड्रॉ सेगमेंट AM, सेगमेंट BN and segment CL, okay, such that this is very important, such that A, P और M क्या है, कोलिनियर है, such that A, P, M points are collinear, B, P, N are collinear, B, P, N are collinear, और क्या, C, P, L are collinear, C, P, L are collinear। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, प्लीज एडजस्ट कर लेना, अभी मैं पूरा रफ करूंगी, टाइम पास हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सीधा बना देना। आपके पास जो स्केल है आप सीधा बना दोगे। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट AB है वो क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट L, यानी कि ये सेगमेंट AB क्या है, हमारा टेंजेंट है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये सेगमेंट AB क्या है, हमारा टेंजेंट है। तो बस वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे, देखो सेगमेंट AB टचेस द सर्कल एट पॉइंट व्हाट, बोलो, एट पॉइंट L। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि सेगमेंट AB इज टेंजेंट बाय व्हाट, हम यहाँ पे ऐसे रीजन लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। एंड हमको क्या पता है कि जो टेंजेंट होता है एंड जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, है ना। थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, दिस इज अवर टेंजेंट एंड ये क्या है, हमारा रेडियस है, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सेंटर है हमारा सर्कल, P जो है सेंटर है, तो यानी कि ये क्या है, अपना रेडियस है, एंड ये क्या है, अपना टेंजेंट है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं
कि सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी एल। ओके, सेगमेंट पी एल या एलपीबी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और रीजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम। ओके, इतना समझा आपको? ओके, अब हमने ये जो यहाँ पे इतना लिखा है सेगमेंट ए बी के लिए, अब हम क्या करेंगे, सेगमेंट बी सी के लिए भी लिखेंगे और सेगमेंट ए सी के लिए भी लिखेंगे। तो हम सिमिलरली करके ये बोल सकते हैं, सिमिलरली करके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट बी सी है वो भी हमारा टेंजेंट है, बिकॉज ये सेगमेंट बी सी क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट एम, यानी कि ये भी हमारा टेंजेंट है। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, सेगमेंट बी सी भी हमारा टेंजेंट है। ठीक है, तो सिमिलरली हम बोलेंगे कि सेगमेंट बी सी इज टेंजेंट, एंड बाय टेंजेंट थ्योरम हम बोल देंगे कि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब सेगमेंट बी सी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी एम, सेम चीज। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बोल देंगे कि सेगमेंट बी सी इज टेंजेंट। डायरेक्टली अभी हम लोग लिखेंगे सेगमेंट बी सी इज टेंजेंट, तो बाय टेंजेंट थ्योरम हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बी सी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट पी एल। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टेंजेंट थ्योरम। समझ में आ गया होगा ये आपको? ओके, अभी सेम चीज हम यहाँ के लिए करेंगे। तो ये देखो सेगमेंट ए सी क्या है, जो सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट एन, यानी कि ये सेगमेंट ए सी क्या है हमारा, ये भी टेंजेंट है। जैसे कि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है तो बाय टेंजेंट थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है, ये रेडियस है ना, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो जो टेंजेंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वही चीज अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली सेगमेंट कौन सा, ए सी। ओके, ए सी इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, एक मिनट यहाँ पे देखती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, तो आपको दिख रहा है। ओके, तो अब देखो AC हमारा टेंजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम, कि टेंजेंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट PN, सेगमेंट PN। अगेन वही अपना सेम रीजन, टेंजेंट थ्योरम। मतलब ये चीज हमने क्यों लिखा, ताकि हमको बस इतना मिला कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। इसको 90 दिखाना था, इसको 90 दिखाना था और इसको 90 दिखाना था, और वो हमने दिखा दिया बाय टेंजेंट थ्योरम। इतना समझ में आ गया होगा? ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा दैट इज PL इज इक्वल टू व्हाट, PM। ओके, PM and that is equal to what, PN, and that is equal to what, R। yes, that is equal to R। अभी ये समझा क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो PL, PM और PN ये तीनों ही क्या है, रेडियस है ये सर्कल के, यानी कि ये रेडियस है। अगर सेम सर्कल के दो तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेडियस है वो क्या है, R के इक्वल है। मतलब ये R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। और हमको क्या दिया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल R दिया है, वो गिवन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा रुको, मिल गया अभी। यहाँ पे देखो, वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है। तो चलो बताओ, जनरली बता दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। ओके, नो डाउट। ओके, इसको हम बॉक्स में छोड़ देते हैं। चलो अभी देखो जो हमको फाइंड करना है, ठीक है, जो हमको फाइंड करना है दैट इज वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर और 3 ट्राइंगल है। जरा ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया हमको फाइंड करना है, बरोबर। तो ये जो ट्राइंगल है ABC, जरा देखो इसके अंदर 3 ट्राइंगल मिलेंगे, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल।
तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसी सॉरी सीपीए। ये किस किस को समझा बता दो, क्या बोला है देखो फिर से एक बार देखो, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसके अंदर 3 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो अगर हमको ये पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और हम ऐड कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी मिलेगा, है ना, क्लियर है। ओके, अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये एरिया को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो एक एक करके फाइंड करते हैं, साथ में नहीं करते, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी फाइंड करेंगे, एपीबी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी क्या हो जाएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है, ट्राइंगल एपीबी का बेस क्या है, बेस है उसका एबी, ओके, एबी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा हाइट होता है ना, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अवर हाइट, दैट इज क्या है, पीएल इज द हाइट। और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था, अगर हम इसको 90 डिग्री दिखाते ही नहीं तो मतलब ये हाइट होता क्या, हम कैसे मान लेते हैं कि दिस इज हाइट, नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दिखाना जरूरी था कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अभी देखो काम आया ये चीज, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही लिखा है। ओके, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर, नहीं इसको मत दे दो, रहने दो। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी फाइंड करेंगे। ओके, अलग अलग हम फाइंड कर रहे हैं, फिर जाके फिर से इधर दोबारा जाना है, पुट करना है और हमको ये मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। तो अब बताओ इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी, बताओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बताओ, बीसी, बरोबर, वेरी गुड, इंटू हाइट बता दो, हाइट क्या होगा, ये होगा पीएम, तो पीएम समझ में आ गया। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है अपना, सीपीए, ओके, सीपीए। चलो बताओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बताओ क्या होगा, बेस होगा ये सीए, ओके, और हाइट बताओ क्या होगा, पीएन, ओके, पीएन। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्या दे देंगे, इस तीनों को दे दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखो हमको क्या मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल सके, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो तब तक। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो है हमको क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी क्या मिला है, हाफ इंटू, चलो लिखते हैं क्या लिखा है, क्या मिला है देखो, हाफ इंटू एबी इंटू पीएल, ठीक है, पीएल, ओके, इतना समझा, ओके, प्लस, तो प्लस लिखते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी क्या मिला है, बीपीसी मिला है हाफ इंटू बीसी इंटू क्या मिला है, पीएम, ओके, चलो लास्ट प्लस हाफ इंटू ये देखो ये क्या मिला है हमको, ये मिला है हाफ इंटू सीए इंटू पीएन। सबको इतना समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है ये, बस क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की मदद से ये लिख दिया है, यानी कि क्या क्या यहाँ पे जो ये वैल्यूज मिले हैं उनको यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, नाउ वन मोर स्टेप है, एक देख लो क्या है ये, हाफ इंटू ए बी, और यहाँ पे देखो ये जो पीएल है, ये जो पीएन है और ये जो हमारा पीएन है, ये तीनों क्या थे, रेडियस थे, पीएल, पीएम,
PN, ये तीनों रेडियस है, ये तीनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है, बिकॉज गिवन था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो यानी कि इसको रिप्लेस करके हम R लिख सकते हैं, है ना, और लिखना भी पड़ेगा। देखो प्रूफ में हमको R चाहिए, वो कहां से आएगा, तो अभी आया है, तो यहाँ पे R, इसकी जगह पे R लिखेंगे, ठीक है, एक बार रुको एक मिनट, इंटू इसकी जगह पे R प्लस हाफ इंटू BC इंटू इसके जगह पे R प्लस हाफ इंटू CA इंटू इसके जगह पे R। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने लगाया था कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये लिखा कि ये क्या है, R है। नाउ इजी, क्या करेंगे, देखो क्या कॉमन निकाल सकते हो बताओ, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, हाफ, और ये R को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सब में से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हाफ को बाहर कॉमन निकाला और किसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, R को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, AB बचा, ओके, प्लस हाफ और R तो बाहर कॉमन निकल गए हैं, यहाँ पे क्या बचा, BC बचा, प्लस हाफ और R बाहर कॉमन निकल गए हैं, क्या बचा, CA बचा। देख लो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया है, बस इसको अरेंज कर दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA के जगह पे AC लिख सकते हो आप बिंदास, एंड इनटू लास्ट में हम R लिख देंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा सा खसका के लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर AB प्लस BC प्लस AC इंटू R, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। कितना इजी था, कुछ था ही नहीं। क्या किया सबसे पहले बताओ, सबसे पहले तो हमने ये बोला, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, AN BN और CL बनाया, ओके, सच दैट कि ये तीनों पॉइंट्स और ये तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या बोला कि ये जो AB है वो तो हमारा भाई टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया, इनको 90 दिखाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि यहाँ पे ये हाइट है ना, तो ये ट्राइंगल की जो हाइट है वो ये होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट हाइट, तो इसलिए 90 दिखाना इंपॉर्टेंट था। फिर हमने क्या बोला कि ये जो है PL PM और PN ये रेडियस है, तो ये R के इक्वल हो गए। फिर हमने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPA। तो एक एक करके हमने सबका एरिया फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया और देखो हमको हमारा आंसर मिल गया। डन, बहुत ही इजी है। तो चलो हम करते हैं नेक्स्ट वन, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन और ये अपना आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्या दिया है देखो, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल होता है, सबको पता है कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल के जो सारे वर्टाइसेस है ना वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो क्या दिया है, मेजर ऑफ द आर्क ABC इज इक्वल टू 230 डिग्री, यानी कि ये जो आर्क है, आर्क ABC जो दिया है, ये दिया है हमको 230 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 230 डिग्री। अच्छा, मैंने सुना है कि बच्चों को आर्क समझ में नहीं आता है कि आर्क क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये सर्कल है, सपोज करो कि ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल है, अगर सपोज करो कि ये जो सर्कल का ये जो छोटा सा थोड़ा टुकड़ा है, इसको अगर हम कट कर देते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये टुकड़ा आ गया, ओके, ये टुकड़ा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये बड़ा वाला टुकड़ा बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बड़ा वाला टुकड़ा बच गया है और इसका ये टुकड़ा काट के यहाँ पे रख दिया है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज आर्क, आर्क मतलब क्या,
ये जो सर्कल होता है ना, उसके सर्कमफ्रेंस के टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दिस इज सर्कल एंड ये जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस के पार्ट को या उसके सर्कमफ्रेंस के टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल। तो अगर ये आर्क है तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये भी तो आर्क होना चाहिए, बिकॉज ये भी क्या है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा ही तो है। तो यस, ये भी क्या है, ये भी आर्क है। तो यानी कि यहाँ पे आर्क की बात हो रही है, और आर्क और एंगल में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेजर ऑफ द आर्क हमको दिया है, कितना दिया है, मेजर ऑफ द आर्क एबीसी हमको कितना दिया है, 230 डिग्री दिया है। यानी कि आर्क मतलब ये ठीक है, आर्क एबीसी हमको दिया है 230 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क क्या होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे देन फाइंड एंगल एबीसी। अभी हमको एंगल एबीसी फाइंड करना है। एंगल एबीसी मतलब एंगल ये होगा, यानी कि ये जो एंगल है वो हमको फाइंड करना है। और एंगल CDA मतलब ये एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल CBE, एंगल CBE यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एक एक करके फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगल ABC, यानी कि ABC हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको एंगल ABC अगर चाहिए, एंगल ABC, ओके सॉरी, एंगल ABC अगर हमको चाहिए तो हमको क्या चाहिए, इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क मतलब समझ में आया ना, क्या होता है, एंगल के अंदर जो आर्क होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है, इंस्क्राइब एंगल है। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर हमको ये आर्क का मेजर मिल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करके एंगल एबीसी निकाल देंगे। ओके, तो अब बात ये आती है कि हम ये वाला आर्क कैसे फाइंड करें, ये वाले आर्क का मेजर कैसे फाइंड करेंगे। तो वो 2 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे तो उसके लिए सॉरी। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे मेजर ऑफ द आर्क स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं हमारा यहाँ पे। मेजर ऑफ द आर्क ADC, मेजर ऑफ द आर्क ADC प्लस मेजर ऑफ द आर्क ABC, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 नहीं, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्योंकि ये दोनों आर्क क्या कर रहे हैं, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, और एक पूरा कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। समझा ना, कौन से 2 आर्क लिए, आर्क ADC प्लस आर्क ABC, ये क्या कर रहे हैं, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। इसलिए ये दोनों आर्क का मेजर को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल मिलेगा। और रीजन लिखेंगे, अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, उसमें से हमारे पास ये आर्क का मेजर है, तो हम ये आर्क का मेजर मतलब ये आर्क का मेजर आराम से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमको ये आर्क का मेजर मिल गया, मतलब हमको ये एंगल का मेजर भी मिल जाएगा, ठीक है, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। धीरे धीरे करते हैं। तो मेजर ऑफ द आर्क ADC प्लस ये है अपने पास कितना, 230 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ADC इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस में है, यहाँ पे होगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ADC इज इक्वल टू, माइनस कर लो, मिलेगा 130 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आ जाते हैं हम इस पे। तो यहाँ पे देखो, एंगल ABC क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। और ये जो इंस्क्राइब एंगल है, यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए फिगर थोड़ा बनाती हूँ, अलग से बनाती हूँ, तभी आपको समझेगा, वरना शायद थोड़ा सा कंफ्यूज वगैरह हो गए तो। ओके, ये देखो ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, CBA ना, दैट इज ABC। ओके, तो ये देखो, ये जो है हमारा, थोड़ा फिगर बरोबर नहीं आया, बट आई नो आप एडजस्ट तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे देखो, ABC जो है ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है। कुछ डाउट तो नहीं होगा इंस्क्राइब एंगल में अभी। दिस इज अवर इंस्क्राइब एंगल। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, कि जो इंस्क्राइब एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। और इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला इसका इंटरसेप्टेड आर्क है।
ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क। मेजर ऑफ द आर्क कौन सा, ये वाला। ये वाला मतलब क्या, फिगर में देखो कौन सा वाला, ये वाला है ना, सी से लगा के पूरा ए तक, सी से लगा के पूरा ए तक, तो दैट इज कौन सा आर्क, आर्क ए डी सी, या आप सी डी ए भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ए डी सी। तो दिस इज अवर इंस्क्राइब एंगल, एंड इंस्क्राइब एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेक्टेड आर्क। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो एंगल एबीसी हमको मिल जाएगा, एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला आर्क देखो कितना है, 130 डिग्री। ओके, रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बता दो, ये अगर हमारा पूरा कितना है, ये है 130 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये जो एंगल है वो इसका हाफ होगा, और 130 डिग्री का हाफ कितना होता है, 65 डिग्री। यस, 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, दैट इज 65 डिग्री। दैट इज एंगल ए बी सी जो है वो हमको मिल गया 65 डिग्री। तो वी आर डन विद दिस। समझ में आ गया ये कैसे मिला 65 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री। ये पूरा जो आर्क है वो हमको मिला था 130 डिग्री, और ये जो होगा वो इसका ही हाफ होगा, इसलिए 65 डिग्री लिखा है। ओके, चलो डन, डन नहीं मतलब बाकी है। अभी ये वाला एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, अब ये बहुत इजी है। इंस्क्राइब एंगल इंस्क्राइब एंगल थ्योरम नहीं, कौन सा थ्योरम, हाँ, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की बात चल रही है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना, अब सेकेंड वन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए वी नो दैट बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने वाले एंगल, दैट इज ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, इज साइक्लिक। तो बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, या थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो हमको फाइंड करना है, तो एंगल एडीसी ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल एबीसी कितना हो जाएगा, एबीसी कितना है 65 डिग्री, अब भी जस्ट हमको मिला था ये, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज 115 डिग्री, यानी कि ये हमको मिला 115 डिग्री। आप इनको प्लस करके भी देख सकते हो, आपको 180 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, ओके, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। बस उसी चीज का यूज करके हमने ये वाला भी कर दिया। नाउ दिस वन, दिस इज वेरी इजी, बहुत ही इजी। 2 मिनट में मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है 115 डिग्री। क्या है इसका आंसर, 115 डिग्री। अब कैसे, यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है एंगल CBE, एंगल CBE, यानी कि ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है। तो ये जो एंगल है वो क्या है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके ऊपर हमारे पास कोरोलरी भी है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है उसके जस्ट नेक्स्ट में हमारे पास एक कोरोलरी है, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। वो कोरोलरी क्या बताती है हमको, एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो किसके इक्वल होता है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देती है वो, ओके। तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेगी, तो हम लिखेंगे एंगल CBE इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। तो यहाँ पे देखो वो जो कोरोलरी है वो क्या बोलता है कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसके बाजू में क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब समझते हो ना, इंटीरियर मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल्स होते हैं
उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल जो है, इसके बाजू में क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, और उस इंटीरियर एंगल के सामने, उस इंटीरियर एंगल के सामने जो एंगल होता है ना, सामने जो हमारा एंगल होता है, दैट इज इसके अपोजिट में जो एंगल होता है ना, तो वो एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा, वो इसके इक्वल होता है। वो कोरोलरी हमको ये इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ADC। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन हम लोग लिखेंगे कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, तो समझ में आया आपको ये कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? और ये मैंने बहुत बार बताया भी है जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बाजू में क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, और इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होता है, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके इक्वल होगा, दैट इज ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये अगर 115 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 115 डिग्री होगा, दैट इज एंगल CBE इज इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? अगर चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 दो, और फिर यहाँ पे रीजन लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्योंकि ये 115 डिग्री था इसलिए ये भी 115 डिग्री होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फोर्थ वन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से अगर सिखाया तो सॉरी, माफ करना। आप मुझे बिंदास बता सकते हो कि मैम थोड़ा सा और इजी करके एक्सप्लेन करो, तो आई विल डू इट। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेंशन मत लो, पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म होगा और देखते हैं इसके साथ कुछ और दूसरा भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्कल में अगर अटके रहेंगे तो बाकी के रह जाएंगे। इसको तो धीरे धीरे अपलोड करना ही है, बिल्कुल भी टेंशन मतलब, ये तो अपलोड होने ही वाला है। इसके साथ या तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन या तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से देखते हैं कि कौन सा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।